हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही डरावनी मूवी। उसका नाम है द श्राइन। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें एक फॉरबिडन स्टैचू दिखाया जाता है। कहा जाता है कि जो भी इंसान इस श्रापित मूर्ति को देख लेता है उसे तुरंत मार दिया जाएगा ताकि गाँव पर मंडरा रहा श्राप कंट्रोल में रहे। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक आदमी की तरफ जिसका नाम एरिक था। उसे कुछ लोग जबरदस्ती पकड़कर एक अजीब सी जगह पर ले जाते हैं। एरिक को समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अगले ही पल उसे सफेद कपड़े पहनाकर एक क्रॉस से बांध दिया जाता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा मास्क रखा जाता है और फिर हथौड़े से उसके ऊपर मारा जाता है जिससे वो मास्क उसके स्कल तक के अंदर घुस जाए। यहाँ से कहानी एक जर्नलिस्ट कार्मेन पर जाती है जो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और टीवी के थ्रू अपना काम पब्लिक तक पहुँचाती थी और वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा ईमानदार थी और इसी वजह से वो अपनी जॉब में इतनी ज्यादा बिजी रहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड मार्कस को टाइम ही नहीं दे पाती थी और इसी वजह से मार्कस अक्सर इरिटेटेड रहता था। अब अगले दिन ऑफिस में कार्मेन का बॉस डेल उसे एक बोरिंग सा असाइनमेंट देता है जहाँ पर उसे मधुमक्खियों पर रिपोर्ट बनानी थी क्योंकि एक एरिया में मधुमक्खी अचानक से गायब हो रही थी जिसकी वजह से उसके क्रॉप्स पर बहुत असर हो रहा था। लेकिन मेगन को ये टॉपिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो एरिक के केस पर काम करना चाहती थी। हालांकि वो एरिक को जानती नहीं थी लेकिन वो मिसिंग लोगों पर काम करना चाहती थी। दरअसल गाइस, एरिक लास्ट टाइम पोलैंड के कोस्की नाम के एरिया में देखा गया था और हैरानी की बात तो ये थी कि पिछले 50 सालों में उस एरिया से 6 टूरिस्ट गायब हो चुके थे जबकि उनका सामान अलग अलग कंट्रीज में मिला था, पर अभी तक उनमें से कोई भी टूरिस्ट का कभी पता ही नहीं चला। और कार्मेन पहले ही एरिक की माँ से बात कर चुकी थी। उसकी माँ उसे बताती है कि पुलिस ने सर्च तो किया था लेकिन उन्हें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला था, इसीलिए एरिक को ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया है। अब कार्मेन जब डेल को ये सब बताती है तो डेल सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि मिसिंग केस पुलिस का काम है, तुम अपने मधुमक्खी वाले टॉपिक पर ही फोकस करो। लेकिन कार्मेन हार नहीं मानती। वो अपने बॉस के सामने ऐसा दिखाती है जैसे वो उसका दिया हुआ काम कर रही है ताकि उसे ये ना पता चले कि वो चुपके से एरिक के केस पर काम कर रही है। अब कार्मेन अपनी इंटर्न सेरा के साथ एरिक के घर पे वापस जाती है और उसकी मॉम उसे बताती है कि पुलिस ने शायद अपना काम ठीक से नहीं किया, इसीलिए उन्हें एरिक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अगर कार्मेन को उनकी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो बेझिझक उससे बोल सकती है। तब कार्मेन उसे कहती है कि क्या वो एरिक के कमरे को एक बार देख सकती है। तब उसकी मॉम उसे उसके कमरे में जाने देती है और कार्मेन वहाँ उसका सारा सामान चेक करती है, टिकट्स, पैसे, मैप और बहुत सी चीजें। तभी उसे एरिक की डायरी मिलती है। डायरी के लास्ट पेज पर एक नाम लिखा हुआ था, अल्बानिया, शायद वही जगह जहाँ पर एरिक गायब हुआ। उस डायरी को वो उसकी मॉम से बात करके ले लेती है। अब रात में कार्मेन एरिक के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी और उसकी डायरी देख रही थी। तभी अचानक एरिक की आत्मा उसे दिखाई देती है और वो कहता है। तभी कार्मेन डर के उठ जाती है, मतलब ये उसका बुरा सपना था। अब अगली सुबह वो मार्कस से मिलने जाती है जो कि उससे बहुत नाराज था क्योंकि वो उसे टाइम नहीं देती। तब मार्कस को वो बताती है कि वो पोलैंड जाना चाहती है और वहाँ पर घूमना चाहती है, लेकिन असल बहाना तो यही था कि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। लेकिन ये बात वो मार्कस से नहीं छुपाती। वो उसे कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ वहाँ पर ऐसा क्या है जो इतने सारे लोग वहाँ पर गायब हुए हैं। और एरिक मना कर देता है, लेकिन फिर वो उसे कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो वरना मैं अकेली पड़ जाऊंगी, इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब सब कुछ प्लान करने के बाद वो तीनों भी पोलैंड के लिए निकल जाते हैं। कई घंटों ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली पोलैंड पहुंचते हैं और उसी दौरान कार्मेन एरिक की डायरी पढ़ रही थी। उसमें एरिक ने उस रिमोट विलेज अल्बानिया के बारे में बहुत कुछ लिखा था कि उस गाँव के लोग बहुत ही अजीब है और बहुत ही रूड और आउटसाइडर्स के लिए नफरत दिखाने वाले। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी होटल या लॉज नहीं था। अगर किसी को रुकना है तो एक पुराने से वेयर हाउस में रुक सकता है। इसके अलावा एरिक की डायरी में एक ब्लैक स्मोक का भी जिक्र था जो कि जंगल के ऊपर ही मंडराता दिखता है, लेकिन वो स्मोक से ज्यादा एक घनी फॉग जैसा था। वो तीनों भी फाइनली अल्बानिया पहुंचते हैं और जब वो तीनों गाड़ी से निकलकर पैदल चलने लगते हैं तो वहाँ के गाँव वाले बहुत ही अजीब नजरों से उन्हें देखते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, उन्हें सिर्फ पोलिश आती थी। तभी उनकी मुलाकात एक लिडिया नाम की लड़की से होती है जो कि इंग्लिश जानती थी। वो उससे कुछ पूछताछ करते
इससे पहले वहाँ पर डेनियल नाम का एक आदमी आता है और उन्हें धमकाने लगता है कि वो तीनों भी तुरंत यहाँ से निकल जाए, नहीं तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। वो तीनों जाने लगते हैं, लेकिन जब गाँव वालों को पता चलता है कि वो तीनों फॉग की तरफ जा रहे हैं तो वो तीनों को बहुत बुरी तरह से डराते हैं कि अगर वो तीनों मरना नहीं चाहते तो वो यहाँ से तुरंत निकल जाए। गाँव वालों के धमकाने के बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी कार्मेन मार्कस को कार रोकने कहती है और तब उसे बता देती है कि वो अपने बॉस को बिना बताए यहाँ पर आई है और इस केस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये सुनकर मार्कस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ऐसा करने से तुम्हारी जॉब भी जा सकती है और हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि तुमने देखा कि किस तरह से गाँव वाले हमें धमका रहे थे। लेकिन कार्मेन उसकी बात नहीं मान रही थी। वो कहती है कि गाँव वाले कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हैं, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आखिर वो 6 टूरिस्ट कहाँ गायब हो गए। और यहाँ मार्कस को उसकी बात माननी ही पड़ती है, जिसके बाद वो कार से निकलकर पैदल ही फॉग की तरफ निकल जाते हैं और जंगल में चलते चलते कुछ देर बाद उन्हें फॉग दिख जाता है जो बिल्कुल ही स्टैटिक था और हवा से भी नहीं हिल रहा था। मार्कस ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। उनका ध्यान नहीं था और सेरा फॉग के अंदर चली जाती है। अब सेरा को लाने के लिए कार्मेन को भी अंदर जाना पड़ता है, लेकिन मार्कस वहीं वेट करता है। फॉग के अंदर घूमकर सेरा तो वापस आ जाती है, लेकिन हमें कार्मेन दिखाई जाती है जो कि फॉग के अंदर खो गई थी और उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक स्टैचू दिखता है जो बहुत ही डरावना लग रहा था और उसे देखकर बहुत क्रीपी वाइब्स आ रही थी। वो अपना कैमरा निकालकर स्टैचू की फोटो खींचने लगती है। तभी उस स्टैचू के अंदर से खून निकलने लगता है और उसके हाथ में एक धड़कता हुआ दिल भी था। अब ये देखकर वो बहुत डर जाती है और फिर बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो सेरा से पूछती है कि क्या तुमने अंदर कुछ देखा था। तब सेरा उसे बताती है कि हाँ, मैंने भी अंदर स्टैचू देखा था जो कि बहुत क्रीपी था। वो वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें लिडिया दिख जाती है जो कि जंगल में घूम रही थी। उनके पूछने पर लिडिया उन्हें बताती है कि मैं तुम्हें एरिक के पास ले जा सकती हूँ, मुझे पता है वो कहाँ पर है। जिसके बाद वो उन्हें एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे कॉफिन्स थे। वो एक एक करके कॉफिन खोलते हैं और हर कॉफिन में एक लाश थी जिसके मुंह पर एक अजीब सा मास्क लगा हुआ था। वो सारी बॉडी सड़ चुकी थी। वहीं पर उन्हें एरिक की भी लाश मिलती है जो कि सड़ चुकी थी और सबके मुंह पर जो मास्क था वो उसे निकाला नहीं जा सकता था। ये सब देखकर वो तीनों भी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें फंसाया गया है। लिडिया वहाँ से गायब हो चुकी थी और उन्हें अब समझ आता है कि लिडिया ने उन्हें यहाँ पर ट्रैप करने के लिए बुलाया था। वो उन तीनों को बाहर से लॉक करके भाग जाती है। एरिक किसी तरह दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। वो तीनों जंगल में वापस आते हैं और देखते हैं कि विलेजर्स उन्हीं की तरफ आ रहे थे, इसीलिए वो भागकर एक वेयर हाउस में छुप जाते हैं। एरिक कार्मेन से कहता है कि हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, शायद ये विलेजर्स अब हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और कार्मेन रोते हुए उससे माफी मांगती है, लेकिन अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। अब विलेजर्स को वहाँ आता देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। सेरा और मार्कस नीचे कूद जाते हैं, लेकिन कार्मेन के भागने से पहले ही वो पकड़ी जाती है। जिसके बाद सेरा भी पकड़ी जाती है। भारी चेस के बाद मार्कस भी पकड़ा जाता है। अब विलेजर्स उन तीनों को मुखिया के पास ले जाते हैं जिसका नाम एलेक्स था। वो उन तीनों को अच्छे से देखता है और फिर मार्कस को उन दोनों से अलग करने कहता है, मतलब उसको अलग जगह रखा जाएगा। अब सेरा और कार्मेन को अंदर लॉक किया जाता है और मार्कस से कब्र खुदवाई जाती है जिसमें सेरा और कार्मेन को गाड़ा जाएगा। मार्कस सही मौके का इंतजार कर रहा था और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस गार्ड को बेहोश करके उन दोनों को बचाने के लिए निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्मेन और सेरा को भी उसी तरह से व्हाइट ड्रेस पहनाया जाता है जैसे हमने एरिक के साथ देखा था। इसके बाद कार्मेन को लॉक कर दिया जाता है। अब सेरा को तैयार किया जाता है। मरने से पहले सेरा को उन सब में एक मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर हमें ये रिचुअल एकदम अच्छे से दिखाया जाता है, किस तरह से वो मास्क लाया जाता है और फिर कोई प्रेयर करके उस मास्क को उस इंसान के स्कल से अटैच कर दिया जाता है। ये देखकर कार्मेन तो बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन तभी उसे भी मॉन्स्टर्स दिखने लगते हैं जबकि वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। अब सेरा की हालत देखकर कार्मेन समझ जाती है कि उसके साथ भी वही होने वाला है और उसे अब बहुत बुरा लग रहा था कि उसी की वजह से सेरा और मार्कस उसके साथ यहाँ पर फंस गए। रिचुअल खत्म होने के बाद उसकी बॉडी को भी कॉफिन में डाल दिया जाता है। सेरा को सैक्रिफाइस करने के बाद अब कार्मेन की बारी आती है। जब कार्मेन को बाहर निकाला जाता है तभी मार्कस वहाँ आकर उन्हें मारता है और फिर उन्हें लॉक करके कार्मेन को लेकर वहाँ से भाग निकलता है।
यहाँ जंगल में भागते भागते कार्मेन की तबीयत खराब हो रही थी और फिर वो फाइनली एक घर में आते हैं जहाँ पर 3 लोगों की फैमिली थी, मॉम, डैड और बेटा। मार्कस उन्हें गन पॉइंट पर कार कीज के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो कार्मेन को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि इसे यहाँ से अभी बाहर निकालो, लेकिन मार्कस उनकी बात नहीं सुनता और उनसे कार कीज मांगता है। मार्कस मॉम डैड को चेयर से बांध देता है और फिर उनके बेटे से पूछता है कि कार कीज कहाँ पर है। वो बताता है कि कार कीज किचन में रखी हुई है। तभी हम कार्मेन को देखते हैं जिसे बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे बहुत ही डरावनी चीजें, जबकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था और वो डर के एक रूम में खुद को लॉक कर लेती है। मार्कस देखता है कि उस बच्चे को कार कीज मिल गई है और उस लड़के से कीज लेकर उसे भी एक जगह पर बांधने लगता है। तभी उन्हें बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। मार्कस जाकर देखता है तो उस लड़के के मॉम डैड पूरी तरह से मरे हुए थे, मतलब कार्मेन ने ही उन दोनों को मारा था। तभी अचानक कार्मेन उसके ऊपर भी अटैक कर देती है और यहाँ पर उसका रूप देखकर तो मार्कस भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो मार्कस के साथ बहुत ही अजीब अजीब चीजें कर रही थी, लाइक वेरी नेस्टी थिंग्स। और यहाँ पर फाइनली हमें और मार्कस को भी पता चलता है कि कार्मेन पूरी तरह से पोजेस हो चुकी है। इसका मतलब उस फॉग के अंदर कुछ ना कुछ जरूर था। तभी डैनियल और एलेक्स वहाँ आकर कार्मेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वो दोनों प्रीस्ट है, मतलब शुरुआत में जिन्होंने इन्हें बाहर जाने कहा था वो सब प्रीस्ट थे और इसीलिए वो सब वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उस फॉग के अंदर जो स्टैचू है वो श्रापित है और जो भी इंसान उस स्टैचू को देख लेता है वो एक पावरफुल डीमन से पोजेस हो जाता है, जिसे मारना नामुमकिन है, उससे बचा भी नहीं जा सकता। बस इसका एक ही उपाय होता है कि जिस भी इंसान को उसने पोजेस किया है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अब यहाँ पर वो डीमन काबू में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। उसने कार्मेन की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वो डीमन उन सबको बहुत खतरनाक तरीके से एक एक करके मारने लगता है। इवन एलेक्स भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। किसी तरह से एलेक्स उसे कंट्रोल करता है, लेकिन वो डीमन एलेक्स को भी खत्म कर देता है। अब मरने से पहले डैनियल को वो अपना पोजीशन देकर जाता है कि अब उसे ही विलेज को बचाना होगा। और अब फाइनली डैनियल उसे कंट्रोल करने के लिए मार्कस की भी मदद लेता है। वो सब मिलकर किसी तरह से उसे कंट्रोल करके वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद वो डीमन काबू में आ जाता है। फाइनली ये नाइटमेयर यहाँ पर खत्म हो जाता है और मार्कस के तो होश ही उड़ गए थे ये सब देखकर। कहाँ वो घूमने आया था और कहाँ उसे ये सब देखना पड़ा। मूवी के फाइनल सीन में मार्कस वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो डैनियल को पूछता है कि आखिर ये सब क्या था, जिस पर डैनियल उसे बताता है कि वो फॉग सदियों से यहाँ पर है और इस गांव पर एक श्राप की तरह है, लेकिन उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी कोई इंसान अंदर जाकर बाहर आता है तो हम उसे खत्म कर देते हैं ताकि इस गांव पर कोई भी हानि ना आए। और एक यही तरीका है उस डीमन को काबू करने का। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पोजेशन के बाद अगर उन्हें तुरंत खत्म नहीं किया गया तो वो डीमन पूरे गाँव को खत्म कर देगा, इसलिए वो रिचुअल किया जाता है ताकि उस डीमन को कंट्रोल करके रखा जा सके। गाँव वाले भी कभी भी उस फॉग के पास नहीं जाते, इसीलिए जब आउटसाइडर्स विलेज में आते हैं तो गाँव वाले उन्हें वहाँ से जाने कहते हैं ताकि कोई भी फिर से उस फॉग में ना जाए और उस डीमन को बाहर ना ले आए।